हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ IBO2 का, जिसमें हम जानेंगे कि भाई जो फॉरेन मार्केट्स होते हैं इसको कैसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। एंड इसके अंदर हम एक चीज़ और जानेंगे कि क्राइटेरिया क्या है सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ते हैं, सिलेक्टिंग फॉरेन मार्केट्स एक मॉडल है। मॉडल इन द सेंस, अब इस मॉडल से आप इसको एक तरीके से समझोगे, तीन पार्ट्स के अंदर हम समझेंगे इसको। ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई जो ये मॉडल है ना, इसमें क्या कहा गया है और ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। हम इसको पेपर में अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बट हम अगर इसको इस फॉर्मेट में समझाएंगे ना, सामने वाले बंदे को लिखेंगे, तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो भाई पढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बोला, तीन लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। जो अपनी फर्स्ट स्टेज है ना, हम फर्स्ट स्टेज के अंदर मैक्रो लेवल पे रिसर्च करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी स्टेज, हम इसमें पहले छोटे से नहीं उठाएंगे, हम सबसे पहले बड़े चीज को उठाएंगे। पहले मैक्रो लेवल पे उठाएंगे, दूसरी जर्नल लेवल पे उठाएंगे, और तीसरी अपनी माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे। और एक लेवल और है जो कि अपना बेसिकली फोर्थ लेवल है। इसको हम बताऊंगा मैं, इसको अभी हम ये समझ के चलेंगे कि हमारे तीन ही लेवल है। ठीक है। अब पढ़ते हैं। ठीक है भाई, मैक्रो लेवल। मैक्रो का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है। जनरल मार्केट पोटेंशियल। अब मैं कोई मार्केट खोज रहा हूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो शूज़ का बिजनेस करता हूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि यार रेनकोट का बिजनेस करता हूँ, या कुछ भी मेरे दिमाग में चीज़ चली है मैं उसका बिजनेस करता हूँ, या मैं इस कंट्री में जाके करता हूँ। कैसे हो सकता है? हम मैं ऐसे बोल दूँ कि भाई अगर समझ लो मैकडोनल्ड्स हो गया या अपना KFC हो गया। मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, वो USA के अंदर बीफ वाले वर्कर भेजते हैं। ठीक है। उधर लोग खाते हैं आराम से। बट अगर वो ये सोचे कि वो सेम प्रोडक्ट वो इंडिया के अंदर भी सेल करेगा, तो उसका उतना ही प्रॉफिट होगा। एटलीस्ट उससे थोड़ा कम भी चल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में बीफ नहीं खाई जाती। तो जैसा उसकी सोच थी उसके अकॉर्डिंग उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी, उसको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। ये मेरी मैक्रो लेवल की सोच है कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको मार्केट में ले जाता हूँ, कोई और कंट्री के मार्केट में ले जाता हूँ, मुझे पता है उधर की भाई फास्ट फूड खाते हैं लोग, अगर मैं अपना बर्गर बेचूंगा तो देखो क्या ही पता क्या ही हो जाए, है ना। तो हम बात करते हैं जैसे इकोनॉमिक। इसमें देखो 4 पॉइंट आगे: इकोनॉमिक स्टैटिक्स, द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिकल फीचर्स। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, एक मैक्रो लेवल, एक बड़े स्तर पे हम सोच रहे हैं कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा तो क्या वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्या मेरी सेल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अब एक चीज़ छोटी छोटी सोच के चलो, इकोनॉमिक स्टैटिक्स। अगर आपकी जो चीज़ है, मैंने बात करी इंडिया एंड USA के बारे में। भाई इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में USA से बहुत पीछे है, सबको पता है। अगर मैं ऐसी चीज़ बेचूं जो टेक्नोलॉजिकल नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बहुत कम टेक्नोलॉजिकल है, तो क्या वो USA में बिकेगी? नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, अब कोई कंट्री में आप बेच रहे हो सामान और आपका प्रोडक्ट का प्राइस है बहुत ज़्यादा। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में बेचते हो, अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो बिक जाएगा। अदरवाइज उधर के लोग सक्षम नहीं है आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तो आप उधर भी नहीं बेच सकते। जैसे मैं बोलूँगा साउथ अफ्रीका हो गया, ऐसी कंट्री होगी, तंजानिया होगी, इस टाइप की कंट्री में होगी, आप बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट का प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो अपने मार्केट बढ़ाने के लिए, तो क्या ऐसा सक्सेसफुल है कि उधर आप खोलते हो, अपनी कंपनीज खोलते हो, वर्कर्स खोलते हो, सबको सैलरी देने पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये नहीं पॉसिबल हो पाता। ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है आपकी जी? अगर आपकी कंट्री के जो गवर्नमेंट के रिलेशन उस कंट्री के साथ अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल को कुछ कंट्रीज़ के बीच में अनातनी होती है, गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारी कंट्री वाली उनकी कंट्री के चीज़ों को बैन कर देगी या रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी, तो सेम उनकी कंट्री भी करेगी। जो हमारी कंट्री के जो बंदे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उधर दूसरी कंट्री में, तो उनको क्या पता वो दूसरी कंट्री उन पे हैवी ड्यूली टैक्सेस एंड वो सब कुछ चार्ज कर दे, तो उसको बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं है उस कंट्री के साथ आपके, तो उधर बिजनेस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। ज्योग्राफिक फीचर्स, आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताइए, जहाँ पर बारिश होगी उधर ही तो रेनकोट बिकेगा। ठीक है। जहाँ पर सर्दी पड़ेगी वहीं तो वुलन क्लॉथ बिकेंगे। अब इधर
एक ऐसी कंट्री मियामी फ्लोरिडा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उधर आप ऊन बेच सकते हो या कोई वूलन के स्वेटर बेच सकते हो? नहीं बेच सकते, बिकेगा ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है लोगों को। ठीक है, तो ये अपने कुछ मैक्रो फैक्टर्स थे। आपको कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी में सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये एक मॉडल था जिससे कि आपको समझा सकूं मैं बहुत अच्छी तरीके से। बाकी आप कॉपी में ऐसे लिखोगे ना, फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका मैक्रो लेवल आ गया, मैक्रो लेवल के नीचे आपके 4 पॉइंट्स आ गए। अब इनको 2-4 बार कॉपी में बस सिर्फ लिखना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको इकोनॉमिक्स, सोशल, ये सब कुछ आपको मतलब पता है इनका, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुनते जाओ, आपको मतलब पता लग जाएगा। और पेपर में आप करके आओगे खुद से कस्टमाइज क्वेश्चन को, और कस्टमाइज के ही नंबर है। अगर आप सोचो कि मैं यार जो भी इनकी आती गाइड्स आती है बिल्कुल सारा कॉपी पेस्ट कर लूँगा, कर भी लो, लेकिन आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसको भी पता है कि यार बुकिश लैंग्वेज और एक बंदे की खुद की लैंग्वेज में ना क्या क्या फ़र्क होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेज, अपनी सेकंड स्टेज क्या है? जर्नल। ठीक है, जनरल मार्केट रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट पे एक हमने एक एम्फेसिस दे दिया, जोर दे दिया। ये बीच के लेवल है, ना ये मैक्रो में आता है, ये ना माइक्रो में आता है, ये एक बीच का लेवल है, मिडिल लेवल है। अब इसको मिडिल लेवल भी बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें दिमाग में लगाई जाती है। जैसे कि मैंने बोला ग्रोथ ट्रेंड्स ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट्स। भाई जैसे कि आप एक अज्यूम करो, तो मैं फास्ट फूड की बात कर लेता हूँ, कोई भी आप जैसे ले सकते हैं, पिज़्ज़ा ले सकते हैं। पिज़्ज़ा यूएसए में ज़्यादा बनता था पहले, ठीक है, इंडिया में बाहर से ही आया है। अब लोगों क्या हुआ, उनको उनकी जो सोच थी, जिन्होंने पिज़्ज़ा का डेवलपमेंट किया, इनिशिएट किया, उसने देखा कि भाई इस कंट्री के अंदर इस चीज़ की डिमांड होगी, हमारी कंट्री में तो अच्छी है भाई, लेकिन इस कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके फास्ट फूड तो लोग बहुत चाव से खाते हैं। हमारा प्रोडक्ट में भी दम है, हमें पता है, हमने स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया और बेचना स्टार्ट किया। तो इसमें मतलब कि आप अपने सिमिलर प्रोडक्ट को, मैं सिमिलर की बात कर रहा हूँ। अब जैसे डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, ठीक है, डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, या और भी अपने फ्रेश ओवन करके पता नहीं कितनी कंपनीज के पिज़्ज़ा आ जाते हैं, वो सेम मार्केट में लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ एक ही कंपनी है कि आप इसी से परचेज करो या इससे नहीं करो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, आपको जिससे अच्छा लगता है उससे परचेज करो। तो ये क्या है, ये आपके ट्रेंड्स का पता लगता है कि भाई लोग पिज़्ज़ा खाते हैं। अब वो डोमिनोज का खाएं, पिज़्ज़ा हट का खाएं, वो डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी और उसके प्राइसिंग पे। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ सच प्रोडक्ट्स। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था बर्गर का, आपको याद ही होगा। उसमें मैंने सिंपली बताया था आपको कि यूएसए के अंदर लोग बीफ खा लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, पोर्क भी खाते हैं, बीफ भी खाते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मीट खाते हैं। इंडिया में भी लोग नॉनवेज खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बीफ का, मैं स्पेशली बीफ की बात कर रहा हूँ। बीफ का खाते भी होंगे तो 90% लोग ऐसे होंगे जो नहीं खाते। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मोस्टली मेजोरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से मैं कह रहा हूँ कि नहीं खाते लोग। तो मैकडोनल्ड्स वालों ने क्या किया, अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने मार्केट को बड़ा करने के लिए, कि वो इंडिया में भी आ सके, क्योंकि उनको पता है भाई लोग इंडिया में फास्ट फूड खाते हैं बहुत चाव से, उनका मार्केट अच्छा है, जिस रेट में बेचेंगे उनका प्रोडक्ट, उनको पता है कि मेरी गुडविल अच्छी है तो मैं बिक जाएगा प्रोडक्ट। बट जो उनकी प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही है ना, वो उसको चेंज करना चाहते थे, क्योंकि उनको कस्टमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि वो बीफ वाला नहीं बेच सकते। उनको पता है कि उनको वो उनकी वो जो सेलिंग है वो कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएंगे अगर वो बीफ से बेचेंगे तो। ठीक है, पहली बात, उन्होंने नॉन वेज के भी वेरिएंट्स रखे, नॉन वेज के अंदर उन्होंने बीफ यूज़ नहीं किया, और जो वेजिटेरियन वाले रखे उसमें आलू पेटी का यूज़ किया। ठीक है, वेज आलू पेटी आता है जो उसका बेसिकली। तो कहने का मतलब चीज़ आपने कल्चरल एक्सेप्टेंस देखी कि भाई इस कंट्री के अंदर ये कल्चर एक्सेप्ट करता है, इस चीज़ को नहीं करता। अगर आपको पता लगे कि हाँ भाई अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस कंट्री में यार मैं अगर सेम टू सेम बेचूंगा नहीं बिक सकता, इसमें मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या पता लगा आपको, रिसर्च किया आपने, इसको पता लगा आपको कि ये सेम प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा। आपने पॉइंट को टिक करा, आप उसको देखोगे कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या है। जैसे मैकडोनल्ड्स वाले ने आलू पेटी का ईजाद किया, नॉर्मली हमको पता है यार बर्गर के अंदर आलू खाते ही हैं, आलू की टिक्की बनती है बेसिकली, ठीक है, वही लगा देते हैं। मार्केट साइज़, अब मार्केट साइज़ पे भी डिपेंड करता है भाई। अब एक चीज़ सोचो, जैसे आपने ईजी का नाम सुना होगा वुलन क्लॉथ्स के लिए। यार ईजी अब किस लिए यूज़ करते हो, वुलन कपड़ों को धोने के लिए, और वुलन कपड़े आप कब पहनते हो, सिर्फ सर्दियों के वक्त पे। तो वो कंपनी इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है ऑल ओवर द ईयर, सिर्फ सर्दियों के वक्त नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो नौकरी सर्दी के वक्त देती होगी लोगों को, फिर बाद में निकाल देती होगी, जाओ भाई गर्मी आ गई, ऐसा नहीं है। उनका काम चलता है, मैन्युफैक्चरिंग चलती है पूरे साल।
लेकिन खपत कब होती है उनकी? सर्दियों के टाइम। ठीक है, अब ऐसा होता है ना, एक कंट्री के ज्योग्राफिकल रीजन्स अलग अलग होते हैं। जहाँ पर सर्दी है, क्या पता उसके अपोजिट में कोई और स्टेट आ रही हो, कोई और जगह आ रही हो। जैसे हम हिमाचल की बात करें, शिमला कर सकते हैं बात। अब गोवा में बैठे हो कर रहे होते तो गर्मी है यार, इधर वुलन क्लोथ्स का तो यूज़ नहीं है, बट शिमला में बैठा बंदा, उसको तो वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो ईजी भी यूज़ करेगा ना। तो ये एक निचे मार्केट कहते हैं, NICHE मार्केट। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा आप मार्केट पकड़ते हो, उसको देखते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ मार्केट साइज़ की। अब मार्केट साइज़ को देखोगे, अगर देखो मार्केट साइज़ छोटा है और आपको पता है कि आपके आसपास कोई कंपटीशन नहीं है, तो आप उसमें उतर सकते हो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो आप उसमें। ठीक है, लेकिन आपको पता है भाई मार्केट भी छोटा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो यार इसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले से ही लोग गुडविल बना के बैठे हैं। जो फर्स्ट आया है वो फर्स्ट पाएगा। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो ले रहे हैं। अब बाद में जाओगे तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा, जब जाकर आप कुछ कर सकते हो। लेकिन मार्केट साइज छोटा है तो यार आपको भी ग्रोथ की, जैसे हम कहते हैं ना भाई, करियर ऑप्शन इधर अच्छा नहीं इस कंपनी में, यार दूसरी कंपनी में चलते हैं, उसमें हमारी पोस्ट भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, आपकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की स्टेज क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है। सीधी सी बात है भाई, मैन्युफैक्चरिंग जब कोई यूनिट होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट होता है, उसके पास कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, वो भी तो कहीं से आता होगा। जो वो बंदा बेच रहा है उसको कच्चा माल, उसके लिए भी कुछ यार, एक तरीके से ये सेलिंग ऑफ गुड्स ही हो गया ना। कुछ भी हो कच्चा माल यार, मैं बोल रहा हूँ मैं पॉलीमर्स बेच रहा हूँ प्लास्टिक के, तो यार मेरे लिए एक सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया ना मेरे लिए। तो अब वो पॉलीमर्स वो खाली तो कुछ यूज़ में नहीं है, लेकिन वो उसको कुछ मिला विला के, उसमें केमिकल वेमिकल डाल के, उसमें कुछ और प्रोडक्ट्स उसके साथ जोड़ के कोई नया प्रोडक्ट बन सकता है। यस, खिलौने बन सकते हैं, पॉलीथीन बन सकती है, कुछ बन सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करेगी। ठीक है, तो आपका स्टेट ऑफ डेवलपमेंट भी देखा जाता है कि भाई कौन से स्टेज में है आपका। कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिसकी जो कि टायर्स कहीं और से लेती है, स्टील कहीं और से लेती है, वो एक कार बनाती है अपनी। जैसे MRF के टायर हो गए। ठीक है, आपके स्टील आपने टाटा का ले लिया, आपकी कंपनी महिंद्रा की है। कहने का मतलब ये है कि मतलब कि आपके स्टेज देखी जाती है डेवलपमेंट की, आप हर स्टेज में आपकी सेल ऑफ गुड हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका इसके अंदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का सिंपली सा मतलब है भैया, जो आप सरकार को टैक्स पे कर रहे हो, एंड ड्यूटीज़ इन द सेंस कस्टम ड्यूटीज़, जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। सपोज करो मैं इंडिया के अंदर कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे कुछ सामान चाहिए जो कि मेरे इंडिया में मुझे रीजनेबल दामों में नहीं अवेलेबल है, तो मैं बाहर से करूँगा। और कल को सपोज करो उसका रेट हाई हो जाए, ठीक है, अब मेरी बात सुनना, उसका रेट अगर हाई हो जाता है तो मेरे लिए क्या अच्छा बेटर ऑप्शन होगा कि भाई मैं इंडिया से ही ले लूँ। लेकिन इंडिया में मुझे उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो मेरी क्वालिटी जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होगी ना। कह रहा हूँ ना सही बात? तो ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी गुडविल ऑफ द फर्म इफेक्ट होगी। लोग कहेंगे यार पहले तो इसका अच्छा प्रोडक्ट आता था, लेकिन अब इसके प्रोडक्ट में वो बात नहीं रही। ठीक है, आपकी इमेज खराब होगी। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती है इसमें। और टैक्सेस इन द सेंस आपने भाई कितनी सेल करी उसके ऊपर आप GST पे करोगे, ये सब चीज़ें पे करोगे गवर्नमेंट को। ठीक है, अब लास्ट आता है आपका, वैसे इसमें एक लेवल और है, फोर्थ भी है, बाकी मैं थर्ड तक आपको बताऊंगा, फोर्थ में आपको बता दूंगा। बाकी अब इसको लेकर चलोगे ना, 3 लेवल है, 3 स्टेजेस है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से क्लियर होगा। पहला क्या था, मैक्रो, सबसे बड़ा लेवल, जिसमें आपकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए। सेकंड लेवल आपका जनरल लेवल है, जो कि प्रोडक्ट के ऊपर बात करता है। ठीक है, मार्केट साइज कैसा है, टैक्स एंड ड्यूटीज़, आपका कौन से लेवल, कौन से स्टेज पे डेवलपमेंट में प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट्स, इस टाइप की चीज़ें आ गई। फिर आता है आपका माइक्रो लेवल। माइक्रो माने बहुत ऐसे छोटा लेवल जहाँ पर आप सप्लायर को भी गिनते हो, अपने कस्टमर्स को भी गिनते हो, अपने आप जिससे छोटा कच्चा माल उठा रहे हो, ठीक है, अपने एम्प्लॉय, इन सब चीज़ों को आपका आता है। अब जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो उधर और भी कंपटीशन होगा, वो भी इसमें कंसिडर किया जाता है कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है। जैसे वीवो के फ़ोन भी आ रहे हैं, MI के फ़ोन भी आ रहे हैं, आपके सैमसंग के भी आ रहे हैं, LG के भी आ रहे हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ के फ़ोन हैं। आपको अपने कंपटीटर से ज़्यादा अच्छा करना है एक प्राइस के अंदर, आपको भी नुकसान नहीं हो और सामने वाले को फ़ायदा दिखे। ठीक है, फिर आता है ईज ऑफ एंट्री। इसके मतलब होता है आप किसी मार्केट में जाते हो तो उसमें एंट्री के लिए क्या क्या आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। अब ऐसा तो ही नहीं भाई मैंने सोचा चल यार भाई प्लास्टिक का बिजनेस करते हैं और बिजनेस स्टार्ट हो गया,
आपको गवर्नमेंट से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टैम्प पेपर रेडी करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसके बाद आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, फिर आप जीएसटी लेते हो उस सब के हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। फिर आता है रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी का वर्ड का मतलब ही पता लग रहा होगा भाई, रिलायबल मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो वो। फिर आता है सेल्स प्रोजेक्शंस, कॉस्ट ऑफ एंट्री, प्रोबेबल प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, प्रॉफिट पोटेंशियल एंड फील। अब देखो माइक्रो लेवल के अंदर बेसिकली क्या हुआ, स्पेसिफिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट। कुछ कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है जो कि आपको अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट। मैं आपको एक बार बताऊंगा, कॉमर्स हर जगह से ना एक दूसरे चीज़ से जुड़ी हुई है। जो ये माइक्रो लेवल है ना, इसके अंदर आपके सप्लायर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ रही है, आपने इसमें क्या क्या कॉस्टिंग के फैक्टर्स आए हैं वो सब आ सकता है। आपका प्रॉफिट का क्या मार्जिन बन रहा है वो आया है। अगर आपको अपने कॉस्ट आप कम करोगे, प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा आपका, सीधी सी बात है। अगर आपने क्वालिटी में सुधार करोगे तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, लेकिन आप प्रोडक्ट उसी सेल पे करोगे, उसी प्रोडक्ट रेट पे सेल करोगे तो आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन हो वो कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आप सेल्स के प्रोजेक्शंस करके बैठे होगे भाई अप्रॉक्सीमेटली इस महीने में मैं इतने यूनिट सेल करूंगा, ठीक है। तो ये रिसर्चेज होती है सारी सारी। तो ये 3 तरह के बेसिकली रिसर्च है अपनी, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, मैक्रो, जर्नल एंड माइक्रो। ऑल्दो अपनी एक 4th स्टेज और है जो ये माइक्रो लेवल को और ज़्यादा क्लियर करती है। लास्ट अपना, जैसे हम पेपर में हम लिख आ सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं है। 1st, 2nd एंड 3rd स्टेज। लास्ट स्टेज आपकी किसकी आ गई भैया, ये एक तरीके स्टेज नहीं बोलूँगा, एक माइक्रो को एक और लेवल शाइनिंग करते हैं ना, जिसको एक पॉलिश कर देते हैं, एक लेवल और पॉलिश करके कर दिया कि भाई एक प्रोबेबल अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको इसमें क्या पता सक्सेस मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास। टारगेट मार्केट्स। अब एक बात बताओ कि जो टाटा वाली कंपनी, क्या वो उसमें स्टील की ही कंपनी है? वो सिर्फ टाटा कार भी बनाती है, स्टील भी है, बीपीओ भी है, मार्केटिंग की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उसकी यूनिट्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिजनेसेस है। कल को अगर एक बिजनेस में डाउनफॉल आता है तो क्या वो अपनी कंपनी बंद कर देगी टाटा, या वो सब बंदों को नौकरी से निकाल देगी? नहीं, उसके 50 तरह के बिजनेस है यार। अगर एक कम है तो एक में बूम भी तो होगा किसी में। तो ऐसे क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में पैसा फंसा देते हैं अपना, जिससे कि अगर एक कम होता है तो एक बढ़ता भी है, मतलब ऊपर नीचे चलता है, तो वो मैनेज हो जाता है, ठीक है, बैलेंस हो जाता है। बाकी हम इसके बाद बात करते हैं अपने क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स। देखो अगर ऊपर वाला पढ़ा है तो उसमें भाई बहुत सा आपको तो क्लियर हो ही गया होगा, कोई इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं। मार्केट साइज एंड ग्रोथ, क्या बताया था मैंने, मार्केट के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जितना बड़ा मार्केट होगा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। एक अगर बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्ट है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी पोस्ट बढ़ेगी, पोस्ट बढ़ेगी तो भी आपकी ग्रोथ भी होगी, सीधी सी बात है। मतलब कि कंपनी बड़ी है तो ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कंपनी छोटी है तो ग्रोथ होने के चांस क्या ही होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से सीधा मतलब है गवर्नमेंट के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप। अब मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूं, सीज फायर होते रहते हैं रोज ही बेसिकली। कल को कुछ पाकिस्तान में कुछ गलत कर देते हैं हमारे साथ, या कुछ हमारे साथ अटैक वटैक हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी इंडिया की, उन पर रिस्ट्रिक्शंस कसेगी। और रिस्ट्रिक्शन कसेगी तो आपको पता ही है कि उधर का कोई बिजनेस हमारा होगा तो पाकिस्तान वाले भी उसको इफेक्ट करेंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट के रिलेशन सही नहीं है दूसरी कंट्री के साथ, तो आप उस कंट्री के साथ बिजनेस करोगे तो आपको वो एक कहते हैं ना एक अच्छा फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टैक्सेस वैक्सेस में आपका कट जाएगा, सीधी सी बात। अब बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि कल को हम बिजनेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है भाई, तो गवर्नमेंट के रूल चल रहे हैं इंडिया के, कोई परेशानी नहीं। जब आप दूसरी कंट्री के साथ कर रहे हो तो उसमें क्या इंडिया के लॉ चलेंगे? एंटी ट्रस्ट लॉ चलते हैं, एक इंटरनेशनल लॉ यूनिट होती है उसकी प्रॉपर, ठीक है, वो जो डिफाइन करती है, आपको स्टैम्प पेपर पे साइन करने पड़ेंगे बगैर दोनों कंपनीज को, जो बिजनेस कर रही है और जो करवा रही है, जिस कंट्री में हो रहा है। कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसके पास जा सकते हैं, वो अपनी कंट्री, देखो हर कंट्री के, देखो जो अच्छा है वो तो अच्छा है, जो बुरा है वो तो बुरा है, सबको पता है।
लेकिन कानून में कभी कभार ना कुछ ऊंच नीच हो जाती है। क्या? जैसे कि किसी कंट्री में अगर आपने कुछ चोरी कर दी तो कि 5 साल की सज़ा है, किसी कंट्री में 10 साल की सज़ा है, वो सेम की, लेकिन गलती की सज़ा तो मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो अगर आप बिजनेस में अगर कुछ गलत हो जाता है काम, तो उसको क्या डिफाइन करेंगे? वो उसको इंटरनेशनल लॉ यूनिट्स हैं, वो बताएगी कि भाई क्या है, क्या प्रॉपर, क्या नहीं होगा जब इंपोर्ट हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। बाकी आपको रजिस्टर उसको करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ बोथ कंट्रीज, ठीक है। कहने का मतलब ये है। फिर आती है बात आपकी सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस की, जिसके अंदर आता है मटेरियल कल्चर। भाई मटेरियल कल्चर का मतलब क्या होता है? आप देखते होगे हमारे कंट्री के अंदर धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि टेम्पल्स में हम यूज़ करते हैं। बट अगर आप सेम यूएसए में देखोगे, यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, जापान की भी, जापान में भी यूज़ होती है अगरबत्ती, धूप बत्ती, बट यूएसए के अंदर आप देखोगे जो चर्च में जाते हैं वो लोग बेसिकली मोमबत्तियाँ जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, वो धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाते। तो अगर वो टाइप का प्रोडक्ट आप यूएसए में सेल करने की सोचोगे तो कुछ इंडियंस अपने घर में यूज़ कर लेंगे उसको, बट एक जो कहते हैं ना, जैसे इंडिया के अंदर बिजनेस चल रहा है उनका, वैसा नहीं चल पाएगा उनका, ठीक है। लैंग्वेज की बात, एक लैंग्वेज बैरियर होता है। जब लैंग्वेज बैरियर होता है तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी सब कुछ, मतलब कि आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बेयर करनी पड़ती है हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ के अंदर आपको उधर का एक बंदा हायर करना पड़ेगा। एक क्या मतलब कि बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, ठीक है। एक लैंग्वेज एक तरीके से क्रिएट करता है कंडीशन। अगर आप बात कर रहे हो यूके के आपकी बिजनेस है, मतलब मैंने इंग्लैंड का बिजनेस है, मैं अमेरिका में करना चाह रहा हूँ, अपने ब्रांच को फैलाना चाह रहा हूँ, तो क्या कोई परेशानी आएगी लैंग्वेज के अंदर? लैंग्वेज के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि यूके और यूएस से बहुत हद तक सेम है इंग्लिश की लैंग्वेज उन दोनों की, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज होंगे, वो इतना एक्सेप्टेबल है, वो चेंज समझ में आ जाएगा बंदे को। बाकी नॉर्मल जो जनरल यूज़ में हमारी लैंग्वेज होती है वो कॉमन है, ठीक है। फिर बात आती है एस्थेटिक्स की, एजुकेशन एंड रिलीजन। रिलीजन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, सबको ही पता है भाई, इसमें तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं यार, ठीक है। रिलीजन है, रिलीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि बीफ, हम गाय को पूछते हैं, अब उसको उसी को मार के खाएंगे अपने खाने के अंदर, तो ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इंडिया के इसलिए मैकडोनल्ड ने चेंज किया। कहने का मतलब ये है, रिलीजन को ताक पे रख के कोई भी बिजनेस कंपनी अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर सकती, बल्कि वो अपना नुकसान ही करवा के जाएगी। वो ये सोचेगी नहीं, इनके नहीं मानते तो कोई परेशानी नहीं, हम तो बेचेंगे, तो नहीं बिक पाएगा ऐसे। फिर बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है भाई, वो डिपेंड करती है। एक हमने नारा सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता हो, कल को आपको कुछ गलत होता है आपके साथ, ठीक है, आपके प्रोडक्ट में कुछ खामियां आती है, आपके साथ कुछ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है वो कुछ प्रॉब्लम करता है क्रिएट, तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप बस सिंपल सी बात है भाई, बैठ हो गए, अपने जो नुकसान हो गया तो हो ही गया। लेकिन आज के टाइम में जब बंदे के पास एजुकेशन है, नॉलेज है, सब कुछ है, तो वो उस पर केस कर सकता है फाइल, और प्रोड्यूसर भी ऐसी गलती करेगा नहीं। उसको पता है कि भाई इधर सब लोग एजुकेटेड है, और आजकल 99% केस ऐसे ही होगा कि सब लोग, सब कंट्री एजुकेटेड है, ठीक है। आज का टाइम में कोई ऐसा कुछ नहीं होता, कोई गलत करने की कंपनी कोई नहीं सोचता कि मेरे साथ गलत हो, सब प्रॉफिट कमाने जाते हैं। बट सबके दिमाग में एक चीज़ होती है कि भाई अपना काम ऐसा करना है जिससे हमें प्रॉफिट हो, बट सामने वाले को परेशानी ना हो। तो यही सब कुछ था। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, पेपर में अपने भाई सिलेक्टिंग फॉरेन मार्केट्स की बात करी मैंने, अगली बार से मैं चार्ट बना दूंगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से चार्ट में बता के समझा दूंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये लिखोगे भाई सिलेक्टिंग फॉरेन मार्केट्स, आपने 3 लेयर्स लगा दी, मैक्रो, जर्नल एंड माइक्रो, ठीक है। एक एडिशनल, जब आपने एक सारा कंप्लीट कर लिया उसके बाद एक एडिशनल लाइन लिख दीजिए कि देयर इज ऑल्सो एन 4th लेवल विच इज़ बिलोंगिंग टू द प्रोबेबल अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें टारगेट मार्केट्स आ गया हमारा, कि भाई हम अपने अपने डिफरेंट मार्केट्स को टारगेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही मार्केट में उंगली मारें, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।